स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर किए थे और हमारा मेन एम्फेसिस था स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल, फ्यूरान एंड थायोफेन पर। और हमने इनकी हीट ऑफ कंबशन वैल्यूज़ भी लिखी थी, जिसमें पायरोल की हीट ऑफ कंबशन वैल्यू होती है 100 किलो जूल पर मोल, फ्यूरान की 65 किलो जूल पर मोल, थायोफीन 125 किलो जूल पर मोल और बेंजीन की 151 किलो जूल पर मोल और कॉन्जुगेटेड डाईन्स की 12.5 किलो जूल पर मोल। और जैसे कि हमें स्ट्रक्चर्स देख के लगता है कि इसमें पायरोल को हम पहले कंसिडर करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल। अगर हम पायरोल का स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर हमें एक कॉन्जुगेटेड डाईन की तरह लग रहा है और इसमें एक नाइट्रोजन एटम भी है, एक ये हमें अमीन की तरह नज़र आ रहा है। तो मीन्स इट शुड गिव द रिएक्शंस ऑफ अमीन्स एज वेल एज कॉन्जुगेटेड डाईन्स। पर जब हम इसकी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन देखें तो इट इज़ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड टू एन अमाउंट ऑफ 100 किलो जूल पर मोल, जो कि कॉन्जुगेटेड डाईन से बहुत बहुत ज़्यादा है। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इसकी बहुत ज़्यादा है, मीन्स दिस कंपाउंड इज़ वेरी वेरी मच स्टेबल इन कंपैरिजन टू कॉन्जुगेटेड डाईन। तो हम कुछ एक पॉइंट्स कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल करने से कि दे हैव कंसिडरेबल एरोमेटिक करेक्टर, दे अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जो कि बेंजीन रिंग के एरोमेटिक कंपाउंड्स के रिएक्शंस होते हैं, एरोमेटिक या बेंजीन रिंग के रिएक्शंस होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड टू एन अमाउंट ऑफ 100 किलो जूल पर मोल and unlike amines, pyrols lacks basic character and is practically neutral. This is very important कि amines की तरह, amines के जैसे इसमें अमीन्स की तरह इसमें बेसिक करेक्टर होना चाहिए था, बट पायरोल लैक्स द बेसिक करेक्टर और ये न्यूट्रल होता है। तो जब हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को, तब हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो इसमें पायरोल में C4H4N H5N is the molecular formula. C4H5N is the molecular formula of the pyrrole. 4 कार्बन एटम्स हैं, एक नाइट्रोजन एटम है और 5 हाइड्रोजन्स हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन जो हैं दे आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दे आर इन द sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट। अगर हम कार्बन की एक्साइटेड स्टेट देखें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इस तरह से लिखेंगे 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। एक्साइटेड स्टेट में है ये, मीन्स वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 2s ऑर्बिटल हैज़ बिन प्रोमोटेड टू हायर 2pz ऑर्बिटल। एंड अब क्योंकि पायरोल में कार्बन एटम ने कितने बॉन्ड्स बनाने हैं, 3 बॉन्ड्स बनाने हैं, वन विद दिस कार्बन एटम, वन विद दिस कार्बन एटम एंड वन विद दिस हाइड्रोजन एटम। तो 3 अगर सिग्मा बॉन्ड्स बनाने हैं तो इसको 3 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज करवाने पड़ेंगे। तो ये 3 ऑर्बिटल्स को एक s और 2 p ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज करता है, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन से sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे और एक जो pz है ऑर्बिटल वो अनहाइब्रिडाइज रह जाएगा, जिसमें भी एक इलेक्ट्रॉन हमारा है। अब ये जब 3 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हो गए तो 3 हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिल गए, ईच कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 sp2 हाइब्रिडाइज्ड 1 p ऑर्बिटल रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड एंड दैट ऑल्सो कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन में भी देखते हैं कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं। नाइट्रोजन को अगर हम देखें तो नाइट्रोजन कितने सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है, 1 विद दिस कार्बन एटम, अनदर विद दिस कार्बन एटम एंड 1 विद दिस हाइड्रोजन एटम। तो नाइट्रोजन भी 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है, मीन्स इसको भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसकी भी होगी। तो एक्साइटेड स्टेट में नाइट्रोजन को हम लिखेंगे 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz2। वैसे होता है 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz1, बट एक्साइटेड स्टेट में इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रमोट होके हायर एनर्जी 2pz ऑर्बिटल में चला गया है और ये वाले जो 3 ऑर्बिटल्स हैं दे विल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन एंड फॉर्म 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ईच कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। अब और अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल जो है pz, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं। अब सिग्मा बॉन्ड्स बन जाएंगे
कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा, हर एक कार्बन विल फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड नाइट्रोजन विल ऑल्सो फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड्स, 2 विद कार्बन एटम एंड 1 विद द हाइड्रोजन एटम। ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स बन गए। अब हमारे पास रह गए हैं अनहाइब्रिडाइज्ड जो p ऑर्बिटल्स थे। हर एक कार्बन एटम के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है जिसमें कि एक एक इलेक्ट्रॉन है, और ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स परपेंडिकुलर हैं टू द प्लेन ऑफ द रिंग। क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम्स हैं सारे के सारे, तो दे आर इन वन प्लेन, ये एक प्लेन में है। और अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स दे आर इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस रिंग, ये परपेंडिकुलर हैं। अब ये नाइट्रोजन एटम के जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है उसमें है 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड जो कार्बन एटम के अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है उसमें है 1 इलेक्ट्रॉन। ये these unhybridized orbitals they will overlap sidewise above and below the plane of the ring to form a delocalized pi electron cloud of how many electrons? 1 2 3 4 5 and 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का ये डीलोकलाइज्ड क्लाउड बना रहा है जो कि अबव एंड बिलो है प्लेन ऑफ द रिंग के। तो अगर हम 6 इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो दे आर इन अकॉर्डेंस विद हक्कल्स रूल, 4n+2 पाई रूल। पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि हक्कल्स रूल के अकॉर्डेंस में हैं। तो जो भी कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड, प्लानर कंपाउंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, हक्कल्स रूल को फॉलो करता है, वो एरोमेटिक करेक्टर वो शो करता है। तो यहाँ से क्लियर हो गया, जब हमने इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखा तो वहाँ से हमें क्लियर हो गया कि पायरोल शोज द एरोमेटिक करेक्टर। तो अब अगर ये एरोमेटिक करेक्टर शो कर रहा है तो इट शुड ऑल्सो अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जस्ट लाइक बेंजीन। अब पायरोल इज़ मोर सुसेप्टेबल टू इलेक्ट्रोफिलिक अटैक देन बेंजीन। अब क्योंकि ये एरोमेटिक है तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देगा जैसे कि बेंजीन शो करता है, बट पायरोल इज़ मोर सुसेप्टेबल टू इलेक्ट्रोफिलिक अटैक देन बेंजीन। ऐसा क्यों है? मीन्स इलेक्ट्रोफाइल ज़्यादा रेडिली ईजिली अटैक कर सकता है पायरोल रिंग के इन कंपैरिजन टू बेंजीन। अगर हम बेंजीन और पायरोल दोनों लें तो इलेक्ट्रोफाइल ईजिली ज़्यादा जहाँ पर अटैक करेगा वो पायरोल रिंग होगी। क्योंकि और इतने इजीली क्यों करता है पायरोल पर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द कार्बन एटम्स ऑफ द पायरोल इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ बेंजीन। अगर हम देखें कि पायरोल रिंग में इन टोटल हमारे पास कितने एटम्स हैं? 5 एटम्स हैं, 4 कार्बन एटम्स हैं और एक 5th नाइट्रोजन एटम है। और बेंजीन के केस में हमारे पास टोटल कितने एटम्स हैं? 6 एटम्स हैं, C6H6। और डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड पायरोल में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स का है और बेंजीन में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स का है। तो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो डेंसिटी है पर कार्बन एटम कहाँ पर ज़्यादा होनी चाहिए? पायरोल के केस में ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स, दे आर डिवाइडेड इन 4 कार्बन एटम्स। और हम कर सकते हैं कि दे आर 6 डिवाइडेड बाय 5, और बेंजीन के केस में 6 डिवाइडेड बाय 6। इस तरह से हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कि ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कितने एटम्स में डिवाइडेड है? 5 में। और यहाँ पर बेंजीन के केस में 6 इलेक्ट्रॉन्स कितने एटम्स में डिवाइडेड है? 6 में। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस केस में पायरोल के केस में ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल को जहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं वो वहाँ पर इजीली अटैक कर सकता है। तो पायरोल के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा इजीली अटैक कर सकता है पायरोल रिंग को। अब हम देखते हैं इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएं इसके, तो हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कहाँ पर है? नाइट्रोजन एटम के ऊपर है। दे आर इन द अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में है। तो ये एक इस डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का पार्ट होंगे। तो ये अगर इधर आते हैं तो हमारे ये वाले इधर चले जाएंगे, उसी तरह से नेक्स्ट मूवमेंट इस तरह से हो जाएगी। और नाइट्रोजन के ऊपर हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर पॉजिटिव चार्ज है एंड कार्बन एटम्स पर नेगेटिव चार्ज है, जहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा कार्बन एटम्स पर।
अब हम इसको जस्टिफाई करेंगे बॉन्ड लेंथ वैल्यू से। अगर हम नॉर्मली कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ देखें नॉर्मल कंपाउंड्स में, जहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड्स होते हैं नॉर्मल कंपाउंड्स में, अदर कंपाउंड्स में, वहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ निकलती है 148 पिकोमीटर, 148 पिकोमीटर वहाँ पर बॉन्ड लेंथ आती है। बट इन केस ऑफ पायरोल कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ comes out to be 138 picometer. In case of pyrrole कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ इज 138, जो कि सिंगल बॉन्ड लेंथ की वैल्यू से कम है। मींस ये बताता है कि पायरोल में कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड करेक्टर है, जो कि जस्टिफाई भी हो रहा है हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो बट नेक्स्ट स्ट्रक्चर में नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है। इस तरह से इसमें सिंगल बॉन्ड प्योर सिंगल बॉन्ड करेक्टर नहीं है, इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर भी है, इसीलिए इसकी वैल्यू सिंगल बॉन्ड वैल्यू से मैच नहीं करती। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द फ्यूरान। जस्ट लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल, वैसे ही स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरान है। इसकी जो हीट ऑफ कंबशन वैल्यू है वो है 65 किलो जूल पर मोल, जो कि बेंजीन के कंपैरेटिवली तो काफ़ी कम है। बेंजीन की होती है 151 किलो जूल पर मोल, बट कॉन्जुगेटेड डाइईन से काफ़ी ज़्यादा है, 12.5 किलो जूल पर मोल होती है कॉन्जुगेटेड डाइन्स की। मीन्स फ्यूरान इज़ वेरी वेरी मच स्टेबल इन कंपैरिजन टू कॉन्जुगेटेड डाइईन। तो ये भी काफ़ी इसमें एरोमेटिक करेक्टर होता है। अगर हम इसकी एक्साइटेड स्टेट में देखें, कार्बन इट अंडरगोज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, एंड pz ऑर्बिटल रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड एंड कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। अब हम ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन को हम लिखेंगे इस तरह से 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz2। ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया है, इसी एनर्जी लेवल में pz में चला गया है। उसके बाद ये हाइब्रिडाइज हो जाएंगे तो फॉर्मिंग द sp2 हाइब्रिडाइज्ड 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड 1 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब कितने बॉन्ड्स बना रहा है? कार्बन इज फॉर्मिंग 3 सिग्मा बॉन्ड्स, 2 with this carbon atom and 1 with this oxygen atom and 1 with this hydrogen atom। उसी तरह से ये वाला कार्बन एटम, एक ये सिग्मा बॉन्ड, एक ये वाला सिग्मा बॉन्ड, एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड। बट ऑक्सीजन इज फॉर्मिंग ओनली 2 सिग्मा बॉन्ड्स, एक ये वाला विद दिस कार्बन एटम विद दिस कार्बन एटम, और एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इट कंटेन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारे पास हर एक कार्बन एटम के पास एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है जिसमें एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और लेकिन जो ऑक्सीजन एटम है उसके अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाउ दीज अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स दे ओवरलैप साइडवाइज अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग टू फॉर्म अ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर ये डिफरेंस है पायरोल से कि पायरोल बनाता था सिग्मा बॉन्ड विद द सिग्मा बॉन्ड विद द हाइड्रोजन एटम। नाइट्रोजन जब यहाँ था पायरोल के केस में वो हाइड्रोजन एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा था, बट यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में ऑक्सीजन के एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक चीज़ और जो मैं आपको पायरोल के केस में बताना भूल गई हूँ कि क्यों नाइट्रोजन पायरोल इज़ लैक्स बेसिक करेक्टर, क्योंकि नाइट्रोजन एटम के जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दे आर अ पार्ट ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। दे आर नॉट अवेलेबल फॉर द डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। ये स्टेबल रिंग का ये जो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसका ये पार्ट है। ये किसी एसिड को देने के लिए या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड को देने के लिए अवेलेबल नहीं है। अगर ये देगा तो इसका एरोमेटिक करेक्टर डिस्टॉर्ट हो जाएगा, एरोमेटिक रिंग डिस्टॉर्ट हो जाएगी, इसीलिए ये इसकी लीस्ट टेंडेंसी होती है टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन। और कोई भी कंपाउंड जब वो एरोमेटिक होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है, और कोई भी कंपाउंड अपनी स्टेबिलिटी को लूज़ नहीं करना चाहता, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं देता, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स इस रिंग का डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का पार्ट है। अब ऑक्सीजन के केस में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पार्ट ऑफ दिस डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, बट वन इलेक्ट्रॉन पेयर इज प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल।
sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर जो है वो फ्यूरान से कहीं ना कहीं रिजेंबल भी करेगा, सॉरी थायोफिन से, थायोफिन से, ठीक है। अब हम करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द फ्यूरान। रेजोनेंस एनर्जी ऑफ द फ्यूरान इज 65 किलो जूल पर मोल। अब इसके हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखते हैं। अगेन वैसे ही इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, हर एक कार्बन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इसमें भी कुछ डबल बॉन्ड करेक्टर है। अगर हम कार्बन ऑक्सीजन की सिंगल बॉन्ड लेंथ वैल्यूज़ को देखें तो 143 पिकोमीटर होती है, बट इस केस में फ्यूरान के केस में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ वैल्यू जो है दैट इज़ 137 पिकोमीटर, जो कि सिंगल बॉन्ड लेंथ से काफ़ी कम है। मींस फ्यूरान के केस में भी डबल बॉन्ड करेक्टर है। अब थायोफीन का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम फ्यूरान की तरह होगा, बिल्कुल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर इसका सिमिलर वैसे ही बनाएंगे हम, जैसे कि हमने फ्यूरान के केस में स्टडी किया। बट इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी होती है, इसकी रेजोनेंस एनर्जी और हीट ऑफ कंबशन वैल्यू होती है 125 किलो जूल पर मोल, जो कि अभी तक सबसे ज़्यादा है। पायरोल्स की होती है 100, फ्यूरान की होती है 65 और थायोफीन की है 125 किलो जूल पर मोल, जो कि काफ़ी नज़दीक है बेंजीन की वैल्यू से। मीन्स काफ़ी ज़्यादा एरोमेटिक इसमें करेक्टर है। ये आप कर सकते हो, ये आप खुद करोगे। फ्यूरान के थायोफीन के जो स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर भी खुद बनाओगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी आप इसके खुद बनाओगे, बिल्कुल फ्यूरान की तरह होगा। अब हम देखेंगे रिलेटिव एरोमेटिक करेक्टर ऑफ द पायरोल, फ्यूरान एंड थायोफीन। अब कि जब हीट ऑफ कंबशन वैल्यू से ही क्लियर हो रहा है कि थायोफीन का सबसे ज़्यादा एरोमेटिक करेक्टर है, उससे कम है पायरोल का, सबसे कम है फ्यूरान का। तो इसमें फ़र्क किसका आ रहा है? सिर्फ एटम्स का आ रहा है ना, हीट्रो एटम का एस का आ रहा है, नाइट्रोजन का आ रहा है, और फ्यूरान के केस में ऑक्सीजन। थायोफिन के केस में सल्फर, पायरोल के केस में नाइट्रोजन एंड फ्यूरान के केस में ऑक्सीजन। ये तीनों हीट्रो एटम दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू देखें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होता है, उससे कम नाइट्रोजन है और सबसे कम सल्फर है। मीन जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी उतनी ही ज़्यादा टेंडेंसी है टू होल्ड द इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन को वो उतना ही ज़्यादा होल्ड करके रख सकता है। तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होल्ड करने की टेंडेंसी है, जितना ज़्यादा वो होल्ड करेगा उतना ही कम रिलीज़ करेगा इलेक्ट्रॉन्स को टुवर्ड्स द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जितना ज़्यादा वो डीलोकलाइज होगा उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। बट इन केस ऑफ द फ्यूरान, ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट हैज़ द लीस्ट टेंडेंसी टू शेयर करने की इसकी टेंडेंसी बहुत कम है। अपने इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन क्लाउड का पार्ट बनाने की इसकी टेंडेंसी बहुत कम है, इसीलिए ये सबसे कम एरोमेटिक करेक्टर शो करता है। और सल्फर ऑन द अदर हैंड इज़ द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसकी टेंडेंसी ज़्यादा है टू शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो इसी वजह से ये इनका फ़र्क आया है। अब हम पायरोल को स्टडी करेंगे डिटेल में, पायरोल के केमिकल प्रॉपर्टीज़। पायरोल को हम एजोल भी बोल सकते हैं, ये हमने पहले भी किया। क्योंकि इसमें हीट्रो एटम इज़ नाइट्रोजन एटम, जिसका हम एज लगाते हैं ओल फॉर द 5 मेंबर रिंग C4H5N। अब नाउ मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ द pyrrole. First method of preparation is from acetylene. When we heat acetylene with ammonia, we get pyrrole. अब देखो हम 2 मोल्स लेंगे एसिटाइलिन के, 2 मोल्स हमने मॉलिक्यूल्स लिए हैं एसिटाइलिन के और 1 मॉलिक्यूल ले लिया है अमोनिया का। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने मूवमेंट बनाई है इलेक्ट्रॉन की, कि ये वाला इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे, ये जो लोन पेयर है, और ये वाले इधर, ये वाले इधर, तो बन गया एक बॉन्ड इधर बन गया, एक बॉन्ड इधर बन गया, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। तो ये क्या बन गया? पायरोल बन गया। कि जब हम एसिटाइलिन को हीट करेंगे विद अमोनिया, वी विल गेट पायरोल। दिस इज़ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह से ये बन रहा है। और हाइड्रोजन एटम इसमें, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इसमें लूज हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो आप, हाइड्रोजन निकल गया। देन नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन इज़ फ्रॉम अमोनियम म्यूकेट। अमोनियम म्यूकेट को जब हम ग्लिसरॉल के साथ हीट करते हैं एट 473 केल्विन, वी अगेन गेट पायरोल। और इसमें 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 2 molecules of CO2 and 1 molecule of ammonia is liberated
4 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, 2 CO2 मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे एंड 1 अमोनिया मॉलिक्यूल. नाउ नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन इज़ फ्रॉम द सक्सीनिमाइड. जब हम सक्सीनिमाइड को जिंक डस्ट के साथ हीट करते हैं तो इसमें डिहाइड्रेशन हो जाएगी एंड वी विल गेट द पायरोल मॉलिक्यूल. आप देख सकते हो कि अगर हम यह एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकालेंगे H2O तो हमारे पास अगेन पायरोल बन जाएगा. देन फ्रॉम लास्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन इज़ फ्रॉम फ्यूरान, कि जब हम फ्यूरान को अमोनिया के साथ स्टीम डिस्टिलेशन कराएंगे एट अबाउट 753 to 763 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ एलुमिना, तो तब भी हमारे पास पायरोल बन जाता है. वाटर निकल जाएगा यहाँ से, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ से, एक ऑक्सीजन यहाँ पर और NH ऑक्सीजन की तरफ जगह लग जाएगा और तो हमारे पास पायरोल बन जाएगा. नाउ नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन, अब है हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ द पायरोल डेरिवेटिव्स ऑफ पायरोल बनाने हैं हमें, मतलब जहाँ पर रिंग में सब्स्टिट्यूशन होती है तो उसको हम डेरिवेटिव्स बोलते हैं पायरोल के. फर्स्ट मेथड इज़ फ्रॉम 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड, जिसको हम पाल-नॉर सिंथेसिस भी कहते हैं. इसमें हम कोई डाइकार्बोनाइल कंपाउंड ले लेंगे. डाइकार्बोनाइल मीन्स जिसमें 2 कार्बोनाइल ग्रुप्स लगे हों. 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड को जब हम अमोनिया के साथ हीट करते हैं तो हमारे पास अमोनिया के पायरोल के डेरिवेटिव्स बन जाते हैं. 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड और इनोलाइजेबल. It involves the action of heat on an enolizable 1,4 dicarbonyl compound and ammonia और a primary amine. यहाँ पर हमने जो लिया है that is a 1,4 dicarbonyl compound. अगर हम इसको नंबर कर देंगे 1 2 3 4 तो फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे एक कार्बोनाइल ग्रुप है तो इट इज़ अ डाइकार्बोनाइल कंपाउंड. 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड को जब हम अमोनिया के साथ हीट करेंगे तो रिंग फ्यूजन हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा पायरोल का डेरिवेटिव. अब इसका मैकेनिज्म हम स्टडी करते हैं. आपने इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को देखना है किस तरह से हो रही है, कि जब हम डाइकार्बोनाइल कंपाउंड लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया के जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं दे विल अटैक दिस कार्बन एटम. एट द सेम टाइम ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ मूव करेंगे और ऑक्सीजन विल फॉर्म अ बॉन्ड विद दिस हाइड्रोजन एटम. ये हुआ तो ये बन गया हमारे पास, ये एज सच रहेगा इस वाला पार्ट और यहाँ पर आ जाएगा COH एंड NH2. नाउ NH2 गेट अटैच टू द कार्बन एटम. इन द नेक्स्ट स्टेप देयर इज़ रिमूवल ऑफ वाटर, क्योंकि जब भी हम हीट करते हैं वाटर कंडेंसेशन होती है कई बार तो वाटर रिमूव होता ही होता है. अब यहाँ पर ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आएगा और यहाँ से OH नेगेटिव निकल जाएगा. OH नेगेटिव एंड H प्लस फ्रॉम हेयर बन गया वाटर मॉलिक्यूल निकल गया एंड देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ एडिशनल बॉन्ड बिटवीन दिस कार्बन एंड दिस कार्बन. तो ये नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा. कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन चुका है. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप रिंग क्लोजर होगा. अब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स फिर से इसके ऊपर अटैक करेंगे. जब इसने अटैक किया तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ मूव कर जाएंगे और यहाँ पर ये वाला जो हाइड्रोजन है इट विल फॉर्म अ बॉन्ड विद दिस ऑक्सीजन. ये हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा. अब रिंग क्लोजर हो गया, OH बन गया. ठीक है, अब इन द नेक्स्ट स्टेप अब फिर से डिहाइड्रेशन होगी, मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर होगा. H प्लस फ्रॉम हेयर एंड OH नेगेटिव फ्रॉम हेयर एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अनदर बॉन्ड बिटवीन दिस कार्बन एंड दिस कार्बन एंड लास्टली देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द 1,4 डाइमिथाइल पायरोल. सॉरी 2,4 अगर ये हम देखें 1 2 3 4 एंड 5 2 and 5 डाइमिथाइल पायरोल बन चुका है विच इज़ द डेरिवेटिव ऑफ द पायरोल. 2 सेकेंड और 5th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगे हैं. नेक्स्ट मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द पायरोल डेरिवेटिव्स इज पाल-नॉर सिंथेसिस हमने कर लिया. नॉट पायरोल सिंथेसिस जिसमें हम लेते हैं इथाइल अमीनो बीटा कीटो ब्यूटायरेट, इथाइल अल्फा अमाइनो बीटा कीटो ब्यूटायरेट. अगर हम इसको देखें कि ये एक ब्यूटायरेट, एक तरफ इथाइल ग्रुप है एक तरफ ब्यूट ग्रुप है.
4 कार्बन एटम। तो अगर हम यहाँ पर देखें, दिस इज द इथाइल ग्रुप, फिर इसके ये वाला कार्बन एटम अल्फा कार्बन एटम हो जाएगा बिकॉज इट इज़ नेक्स्ट टू द फंक्शनल, अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप है इसका नेक्स्ट कार्बन एटम अल्फा कार्बन एटम हो जाएगा। अल्फा पोजीशन पे इसके अमाइनो ग्रुप है, बीटा पोजीशन पे इसके कीटो ग्रुप है। और ये कितने कार्बन एटम्स हुए, 1 2 3 4। ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है COO, इसके एक साइड को इथाइल ग्रुप है और इसके एक साइड को 1 2 3 4 कार्बन एटम की चेन है, तो ब्यूट ग्रुप हो गया ये। नेक्स्ट हमारा है अल्फा इथाइल बीटा कीटो ब्यूटारेट। इसमें अमाइनो नहीं है, सिर्फ इसमें बीटा पोजीशन पर कीटो ग्रुप लगा हुआ है, बीटा पोजीशन पर। अब हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे, जैसे अगर ये फंक्शनल ग्रुप है, इसका नेक्स्ट कार्बन एटम अल्फा, सेकंड कार्बन एटम इज बीटा। फंक्शनल ग्रुप का नेक्स्ट कार्बन अल्फा, उसके नेक्स्ट बीटा आ जाएगा, तो बीटा कीटो इथाइल बीटा कीटो ब्यूटारेट हो गया। जब हम इसको कंडेंस करेंगे, कंडेंसिस इनका कॉम्बिनेशन होना है आपस में विद द एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल लाइक वाटर। तो अब यहाँ पर हमारा वाटर निकलेगा, एक हाइड्रोजन फ्रॉम दिस, एक हाइड्रोजन फ्रॉम दिस एंड 1 ऑक्सीजन फ्रॉम हेयर। तो ये बन गया हमारा इस तरह का कंपाउंड, साथ में रिंग क्लोजर भी हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास एक पायरोल डेरिवेटिव बन गया। अब नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द पायरोल। पायरोल, अब हमें पता ही है कि पायरोल जस्ट लाइक बेंजीन इट अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इवन ये वो रिएक्शंस भी देता है जो कि हमारे पास एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग्स देती हैं, जैसे अमीन्स होती हैं, फिनोल होता है वो एक्टिवेटेड, जिसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होता है, वो वाली बेंजीन जो होती है वो कपलिंग रिएक्शन देते हैं। जैसे फिनोल और अमीन्स दे गिव एनिलीन, सॉरी अमीन्स नहीं, एनिलीन, वो हमारे पास कपलिंग रिएक्शंस अंडरगो करती हैं। तो जस्ट लाइक एनिलीन एंड फिनोल इट ऑल्सो अंडरगो कपलिंग रिएक्शन। तो पायरोल हैज़ अ ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द कार्बन एटम्स एज कंपेयर टू बेंजीन। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक प्रेफरेबली अकर्स एट सेकेंड पोजिशन। सेकेंड पोजिशन कौन सी होगी, अल्फा पोजिशन। एंड एट थर्ड पोजिशन तब होगा अटैक जब सेकेंड पोजिशन या अल्फा पोजिशन ब्लॉक्ड होती है। अब हम देखते हैं कौन सी पोजीशन अल्फा पोजीशन है। अगर हम देखें, ये पायरोल रिंग है, ये 1 2 3 4 एंड 5, और अगर हम अल्फा बीटा करें तो ये अल्फा एंड दिस इज बीटा। नेक्स्ट कार्बन एटम, नाइट्रोजन के नेक्स्ट कार्बन एटम इज अल्फा, उससे नेक्स्ट होगा बीटा। तो जो नॉर्मल कंडीशंस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, जहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, दैट इज़ सेकंड या अल्फा पोजीशन होती है। बट अगर ये पोजीशन ब्लॉक्ड है, मींस यहाँ पर ऑलरेडी कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है, इन दैट केस ओनली द इलेक्ट्रोफाइल मूव्स टू थर्ड और बीटा पोजीशन। तो अब हम करते हैं इसके नॉर्मल रिएक्शंस। फर्स्ट रिएक्शन इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन हम करेंगे एसिटाइल नाइट्रेट के साथ, CH3CONO3 in the presence of acetic anhydride at a temperature of 278 Kelvin. Then nitro group gets introduced at the second position, 2-nitropyrrole is formed. सल्फोनेशन के लिए जब हम इसको SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine at 373 Kelvin, तो सल्फोनिक एसिड ग्रुप गेट्स इंट्रोड्यूस्ड एट द सेकेंड पोजिशन टू फॉर्म द पायरोल 2 सल्फोनिक एसिड। जब हम पायरोल को आयोडीन के साथ ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ KI, इतनी ज़्यादा ये इंटेंस, बहुत ज़्यादा हैलोजिनेशन हो जाएगी, इसमें चारों की चारों पोजीशंस इलेक्ट्रोफाइल से सब्स्टिट्यूट हो जाएंगी, आई चारों पोजीशन पे लग जाएगा, टेट्रा आयोडो पायरोल इज़ फॉर्म, क्योंकि पायरोल इज़ वेरी वेरी मच इलेक्ट्रॉन रिच इन कंपैरिजन टू बेंजीन, तो सारी की सारी पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा। Then second next reaction is Friedel-Crafts acylation reaction. Friedel-Crafts acylation के लिए हम पायरोल को ट्रीट करते हैं विद एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ सम लुइस एसिड। हमें पता ही है Friedel-Crafts एल्काइलेशन और एसाइलेशन के लिए लुइस एसिड का यूज़ होता है, कैटलिस्ट की तरह यूज़ होता है। तो यहाँ पर हमने लुइस एसिड कैटलिस्ट लिया है SnCl4 टैनिक क्लोराइड। तो